वंदे मातरम। मैं अजीत प्रताप सिंह ज्ञान ज्योत विद्यालय की तरफ से आप सभी बच्चों के सेफ होने की कामना करता हूं। आशा रखता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम देखेंगे। इसको जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न यानी जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों के द्वारा होता है। मतलब हमारे जो जीवन की कुछ चीज़ें हैं जिनमें से हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त चीज़ों का उपयोग करते हैं और कुछ का जो है हम हमारे मानव निर्मित में से हम करते हैं। तो मानव निर्मित यहाँ पर एक क्रियाकलाप है कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उसका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम प्राकृतिक के बारे में देखेंगे। पहले जैसे कि प्राकृतिक में कौन सी चीज़ें हमारी होती हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे जो है हवा है, ठीक है, फिर पानी है, फिर हमारा मिट्टी है, फिर हमारी जो है कोयला है, फिर हमारा सूर्य का प्रकाश है, फिर हमारे दैनिक जीवन में खनिज हैं, फिर हमारे प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे यानी ये जो चीज़ें हैं इनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग। अब हम उन वस्तुओं को देखेंगे जो हमारे मानव के द्वारा निर्मित है, यानी मानव सर्जित या मानव निर्मित वस्तुएं हैं। जैसा आप जानते हैं कि पेट्रोल है, फिर डीजल है, फिर रबर है, ठीक है, फिर कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा, फिर आपका ले लीजिए वाहन, फिर आप ले लीजिए साबुन जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, फिर आप जो है ले लीजिए अपने जैसे कि घरेलू वस्तुएं हैं, यानी हमारी घरेलू वस्तुएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मानव निर्मित चीज़ें हैं। तो अभी आपने देखा कि जो आपने सूची यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित सूची बनाई उसमें वायु है कि नहीं। उसमें आपने देखा कि वायु, जल, मृदा और खनिज ये उसमें आए हुए हैं।
ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी ये जो संसाधन हैं, ये हमारे जो संसाधन हैं, ये सभी प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं, इसीलिए इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति से मिलने वाले जो संसाधन हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि अब दूसरी चीज़ है कि क्या वायु, जल, समझ रहे हैं ना, यानी ये जो वायु है, जल है, मृदा है, क्या ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं? यानी इन्हें क्या हम मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा खत्म कर सकते हैं? ठीक है, तो जल के बारे में आपने कक्षा 7 में जो ज़रूर पढ़ा था, तो क्या जल एक असीमित संसाधन है? यानी जो जल है क्या वो एक असीमित संसाधन है? ठीक है, तो जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा मिलती है उसे हमें उसके लिए हमें कोई खर्च तो करना पड़ता नहीं, लेकिन उसका हमें उचित से यानी उचित या संभाल कर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी प्रकृति में जो विभिन्न संसाधन की जो उपलब्धता है, जो प्रकृति से जो हमें अनेक प्रकार के संसाधन मिलते हैं, उस आधार पर हम इन्हें 2 वर्गों में बांटते हैं। किस 2 वर्गों में? हाँ, तो एक वर्ग है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और जिसे हम कह सकते हैं पुनः प्राप्य संसाधन, या और दूसरा है समाप्त होने वाले संसाधन या पुनः अप्राप्य संसाधन, यानी पुनः न प्राप्त होने वाले संसाधन। ठीक है, तो अच्छे प्राकृतिक संसाधन या पुनः प्राप्य संसाधन जो होते हैं, ये संसाधन हमें प्रकृति की असीमित मात्रा में मिलते हैं, मतलब अनलिमिटेड मात्रा में हमें उपलब्ध होती है। और ये जो संसाधन हैं, ये जो सभी संसाधन हैं, वो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, क्या इसे मानो यूज कर सकता है? सभी यूज करता है, पर इसको कोई समाप्त कर दे? नहीं, है ना, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, ये अनलिमिटेड है, असीमित है। दूसरा है हवा को भी कोई समाप्त कर सकता नहीं है। इस आधार पर ये जो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन या कभी ना समाप्त होने वाले संसाधनों में इसकी गिनती की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। तो प्रकृति में ये जो संसाधन है प्रकृति में, इनकी मात्रा सीमित है, मतलब लिमिट में है ये, और ये जो संसाधन है वो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। और इन संसाधनों के उदाहरण हैं जैसे कि वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यानी ये जो चीज़ें हैं ये हमें पुनः अप्राप्य नहीं हो सकती, और होंगी भी तो इसके लिए बहुत अधिक वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, और हमें इनका उचित उपयोग करना चाहिए, सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। चाहे कोई वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब का यूज करते समय हमें बहुत ही जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आपने अभी सीखा कि जो संसाधनों में से 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक। तो आप मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ, पात्रों के खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिभिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है, या कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो सकती है ना। तो ये जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, ये एक प्रयोग किया गया है, यानी एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। तो हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है, तो जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन ठीक है, यानी जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, तो इसका आंसर है कि सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से जो बनते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में कोयला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।